गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, सैटरडे को छुट्टी थी, सैटरडे को आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारी डिजीज़ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। देखो, एक है वायरल डिजीज, वायरस से होने वाले रोग, दूसरे हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। तो उनकी जो सारणी वाइज मतलब थ्योरी पूरी प्रॉपर मैं आप लोगों को नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराऊंगी। जो समझाने के लिए है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये कोई भी पढ़ाता नहीं है जनरली, पर इससे मैंने देखा है कि प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। खासतौर से एसएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्री विकार के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन पता ही नहीं होता है कि गुणसूत्री विकार क्या है। तो उस वजह से बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए ये वाला जो सेक्शन है ये मैं आपको समझा रही हूँ, और बाकी सब आपको मैं सारणी बना के मतलब टेबल के फॉर्म में मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। जो समझाने का है वो समझाऊंगी भी, ऐसे मत सोचना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और चलो जल्दी से एक बार मैं सभी का कमेंट यहाँ पर देख लूँ, सब कुछ ठीक है और वीडियो ऑडियो सब अच्छा आ रहा है। तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे यहाँ पे बता दो फटाफट से। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके ओके, जय हिंद। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार। इसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार, ठीक है, गुणसूत्रीय विकार, ठीक है बच्चों। अब गुणसूत्रीय विकार के बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो इसका क्या मतलब है, इसको हम सभी यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। देखो, जो गुणसूत्र होता है वह क्या होता है, आप सभी को पता है कि भाई हमारी अगर आप एक एक कोशिका को देखें, एक एक सेल को अगर आप देखें, तो एक एक कोशिका के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियस, केंद्रक देखने के लिए मिलेगा। और जो भी हमारा केंद्रक होता है, जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ आप सभी को क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला दिखाई देती है। आप सभी को यह बात पता है ना। और इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यानी काफी विकसित एक कोशिका, और इन्हीं कोशिकाओं से हम सभी यहाँ पर बने हैं। अब यहाँ पर तीन चीजों को ध्यान रखना। एक शब्द आता है आपका डीएनए, एक शब्द आता है आपका यहाँ पर क्रोमोसोम, जिसको हम सभी हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो शब्द आता है वो है जीन। क्या आता है, जीन, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर नॉर्मली हम देखें, जब हम जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, जब हम आनुवांशिकी के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे ट्रेट्स हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे लक्षण हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लक्षण जो हमारे होते हैं, जैसे कि आप किस तरीके से दिखाई देते हैं, आपके आंखों का रंग कैसा है, आपके बाल किस तरीके से हैं, आपका स्किन का कलर कैसा है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सारा सब कुछ कैसे डिसाइड होता है, जेनेटिक्स के थ्रू डिसाइड होता है, यानी कि आनुवांशिकी के थ्रू डिसाइड होता है। कि इसका निर्णय जीन्स यहाँ पर करते हैं, यानी डीएनए, क्रोमोसोम जो भी है ये यहाँ पर करते हैं। और ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थे अच्छे लक्षण, आप बड़े सुंदर से लग रहे हो, प्यारे प्यारे से लग रहे हो, बड़े अच्छे हो, है ना। लेकिन इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंसी जो होता है वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जीन के थ्रू, किसके, जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, ठीक है। अब ये तो थे अच्छे लक्षण, लेकिन मान लो बुरे लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं कि कुछ रोग होते हैं, कुछ डिजीज होती हैं जिनको हम आनुवांशिकी रोग कहते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की अगर आप बात करोगे बेटा, तो उसमें ध्यान रखना कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, खून का थक्का यहाँ पर नहीं जमता, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यह रोग पहुंचता है। खासतौर से जो लड़के होते हैं उनमें यह रोग दिखाई देता है, और घर की जो महिलाएं होती हैं वो एक करियर, एक वाहक की तरह काम करती हैं इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, अनुवांशिकी की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो भी लक्षण हैं, जो भी ट्रेट्स हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे हैं, माता पिता से उनके संतानों को मिल रहे हैं, और इसी को हम जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ये सारा सब कुछ खेल कौन खेलता है, जीन खेलता है, और इसी वजह से इसको जेनेटिक्स या हेरिडिटी यानी वंशानुगति या फिर अनुवांशिकता की इकाई भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है। तो ये तो था जीन, लेकिन जब हम स्पेशली बात करते हैं किसके बारे में, गुणसूत्र के बारे में, तो गुणसूत्र क्या है और डीएनए क्या है और जीन क्या है, ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे निर्भर है, इस चीज को हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे अंदर की तरफ बहुत सारे डीएनए दिखाई देंगे। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में डबल हेलिकल डीएनए पाया जाता है, द्विगुंडलित आकृति में डीएनए पाया जाता है। आप सभी को पता होगी डीएनए की फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब जब डीएनए के बारे में बात करते हैं और जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, चाहे वो मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, किसी भी तरह की कोशिका विभाजन यहाँ पर होती है, तो ये जो डीएनए होता है यह किसमें परिवर्तित हो जाता है बच्चों, ये परिवर्तित हो जाता है क्रोमोसोम में। किसमें परिवर्तित हो जाता है, क्रोमोसोम में यह परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना कि डीएनए और क्रोमोसोम अलग अलग चीजें नहीं है। जब डीएनए की हम बात कर रहे हैं और डीएनए क्या कर रहा है, यहाँ पर सेल डिवीजन कर रहा है, कोशिका विभाजन यहाँ पे कर रहा है, उस टाइम पर डीएनए क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे आप मान सकते हो। और जब क्रोमोसोम की संख्या हम देखेंगे तो एक कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र की संख्या होती है, 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। ठीक है। और गुणसूत्र को अगर आप ध्यान से देखो तो गुणसूत्र जो होता है उसमें छोटे छोटे से प्रोटीन लगे हुए होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन लगे हुए होते हैं, जिसको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये मैं क्यों बता रही हूं, सुनना ध्यान से, हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि यह बताओ कि जो क्रोमोसोम होता है, जीन होता है और जो डीएनए होता है वो किस प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, तो आंसर करना हिस्टोन नाम के प्रोटीन से मिलकर के यह बना हुआ होता है। और साथ में आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर प्रोटीन्स गुच्छे में पाए जाते हैं, ठीक है, गुच्छे मतलब ग्रुप्स में भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बड़े ध्यान से अगर आप इनको देखो तो यही क्या होते हैं, जीन होते हैं। यही क्या होते हैं, जीन होते हैं। और यही हमारे लक्षणों को, कि आपके आंखों का कलर काला होगा, भूरा होगा, नीला होगा, है ना, फिर गाना भी तो गाओगे, नीली नीली आंखें। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम एक और गाना होता है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, है ना। तो बेटा गुलाबी आंखें किसी की नहीं है आज तक, वो अलग बात है कि आजकल लोग लेंस लगा लेते हैं तो इस वजह से गुलाबी हो जाती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखो तो आंखों के कलर के बारे में अगर आप बात करो तो आंखों के जो कलर होते हैं वो नीले हो गए, हल्के ग्रीनिश टाइप के हो गए, है ना, जिसको कहते हैं कंची आंख, राइट। या फिर अगर आप यहाँ पर बात करो काली आंखें, यही बेसिकली कलर यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। तो जो भी ये कलर्स हैं ये कौन बता रहा है, जीन। ठीक। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो डीएनए होता है, जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, तब यही जो हमारा डीएनए है यह किस में परिवर्तित हो जाता है, क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है, जिनकी संख्या 46 है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन बैठे हुए होते हैं, जीन बैठे होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हम कैसे बनेंगे, क्या यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे ही यहाँ पर सेल डिवीजन खत्म होता है, जैसे ही यहाँ पर कोशिका विभाजन खत्म होता है, वैसे ही यह जो क्रोमोसोम होगा ये फिर से किस में बदल जाएगा, डीएनए में यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है। अब ये मैं क्यों समझा रही हूँ, इसको समझो कि आज जो हमारा यहाँ पे चैप्टर रहेगा वो बेसिकली इसी बात पे रहेगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 46, है ना, कितनी है, 46। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर इनकी संख्या कम हो गई, इनकी संख्या 46 से ज्यादा हो गई, या फिर कोई एक क्रोमोसोम गायब हो गया, कोई टूट गया, तब क्या होगा, तब बहुत सारे रोग हो जाएंगे। और ये रोग कैसे होते हैं बच्चे, ये रोग होते हैं जन्मजात रोग। कोई भी इनको ठीक नहीं कर सकता है,
ये जन्म से ही होने वाले रोग होते हैं। अब कुछ कहते हैं कि हम इस बाबा के पास चले जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी के पास भी चले जाइए, आप बाबा के पास चले जाइए, किसी सर्जन के पास चले जाइए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, ये ठीक नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो बेटा जब हम सभी क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको यह समझनी होगी कि यह क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारा गुणसूत्र विकार है वह क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या में, उनकी संरचना में किसी भी तरीका का कोई भी परिवर्तन अगर होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो विकार होगा, जो बीमारी होगी, जो प्रॉब्लम होगी, उसी को हम सभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पर कहते हैं। आई बात समझ? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखने में कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, ये रियल में ऐसे दिखाई देते हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपके क्रोमोसोम यहाँ पर लगे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट में आपको जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, जो आपका लिंग बनाता है, मतलब सेक्सुअलिटी बनाता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगी, यानी कि गुड़िया होगी या गुड्डा होगा, यानी कि यहाँ पे लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, डॉटर है या सन है, मतलब पुत्री है या पुत्र है, बेटा बेटी जो है। ठीक है, वो कौन यहाँ पर पैदा होंगे? ये लास्ट का जो क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो है, वो लास्ट वाला। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जब कभी भी किसी गुणसूत्र के सेट को देखते हैं, यानी जो भी हमारे गुणसूत्र का सेट है, ये प्रॉपर सेट है 46, 23 जोड़ी में आपको दिखाई देगा, चाहो तो गिन सकते हो। ठीक है, तो जब आप इन सेट को यहाँ पर देखते हो तो ये जो सेट देखा जाता है इसी को क्या कहा जाता है? कैरियोटाइप कहा जाता है। तो कैरियोटाइप का क्या मतलब हो गया कि जब हम कभी माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम का सेट देखते हैं तो उसे हम कैरियोटाइप यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और कैरियोटाइप कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। अब इनमें से कोई गुणसूत्र गायब हो जाए, कोई जोड़ा गायब हो जाए, कोई अकेला ही गायब हो जाए, या फिर उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ जाए, आगे पीछे हो जाए, तब यहाँ पर बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बहुत सारे विकार, बहुत सारे रोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? और इसे एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। आराम से देखो, ध्यान दो, कुछ भी लिखना नहीं है, सारा सब कुछ मैं नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, यहाँ पर सिर्फ चीजों को समझो। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, अब लड़का कर क्या रहा है? ये हंस रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुम इधर उधर की बातों पे ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, सब एक बराबर ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब जब हम यहाँ पर इस लड़के को देख रहे हैं तो जो भी मानव शरीर है, जो भी ह्यूमन बॉडी है, अगर हम उसको देखें तो वहां पर आपको दो तरह की कोशिकाएं देखने के लिए मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो तरह की कोशिकाएं वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो दो तरह की कोशिकाएं हैं उनमें पहली होती है सोमेटिक सेल्स, जिसको हम सभी यहाँ पर कायिक कोशिका के नाम से जानते हैं, कायिक कोशिकाओं के नाम से रूप में जानते हैं। और दूसरी होती है जर्म सेल, और जर्म सेल को हम सभी कहते हैं जनन कोशिकाएं। क्या कहते हैं? जनन कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो गई बेटा कि अगर आपके हाथ, पैर, नाक, मुंह, पीठ, पेट कहीं से भी मैं एक कोशिका निकालूं, जो आपका शरीर है जहां से भी कोई भी कोशिका निकालूं, उसको क्या कहा जाएगा? सोमेटिक सेल्स, यानी कि कायिक कोशिकाएं कहा जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि कायिक मतलब होता है काया, काया मतलब आपका शरीर, आपका शरीर बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं। ठीक है, जबकि जनन कोशिकाएं क्या हो गई बच्चों? जो आपके क्या बना रही हैं? यहाँ पर सेक्स डिटरमाइन कर रही है, आपका लिंग का निर्धारण कर रही हैं कि आप लड़का बनेंगे या आप लड़की बनेंगे। तो वो क्या हो गए आपके यहाँ पर? जनन कोशिकाएं। ठीक है, अब आपके हाथ, मुंह, नाक, पैर कहीं से भी जो मैंने कोशिकाएं निकाली वो क्या हो गई? कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल। अब सोमेटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होंगे
ठीक है। सोमेटिक सेल्स में यानी आपके शरीर में जो क्रोमोसोम्स होंगे उनको क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है, यानी समजात गुणसूत्र कहा जाता है, समजात गुणसूत्र कहा जाता है। लेकिन जो आपकी जनन कोशिकाएं होती हैं, जो आपके लिंग का निर्धारण करती हैं, उन सभी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम, यानी आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है, लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो क्या हो गई? समजात, आपके हाथ नाक पैर को हम कहेंगे समजात, और दूसरा जो होता है जो आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है, यानी आपकी लैंगिकता क्या होगी। लैंगिकता मतलब जो आपकी सेक्सुअलिटी है, मेल या फीमेल, नर या मादा, स्त्री, क्या बनोगे आप, उसको जो निर्धारण करेगी उसे क्या कहा जाएगा? लैंगिक गुणसूत्र यहां पर कहा जाएगा। ठीक है, अब एक चीज को और यहां पर आपको समझना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में ट्विंस पैदा हुए, या हमारे घर में छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, अब मजा आ रहा है उनको देख के, प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बेबीज हैं। अब मैंने क्या किया कि जो लड़का है उसको मैंने फ्रॉक पहना दी, 2 चिमटी मैंने लगा दी, बड़े ही सुंदर तरीके से मैंने उसको तैयार कर दिया। ठीक है, और जो लड़की है उसको मैंने जींस टॉप पहनाया हुआ है, छोटे बाल रख रखे हैं उसके। तो क्या छोटे बच्चों में आप ये अंतर कर पाएंगे कि कौन लड़का है कौन लड़की है? एकदम छोटे से बेबी है, खेल रहे हैं कूद रहे हैं, नहीं, अंतर नहीं कर पाते। लेकिन जब प्यूबर्टी हिट करती है, जब किशोरावस्था आती है, उस टाइम पे लड़का और लड़की में थोड़ा अंतर हमें देखने के लिए मिलने लगता है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना बहुत, तो उनमें कोई अंतर नहीं होता। इसका ये मतलब है कि अगर आप लड़के और लड़कियों के बारे में बात करो तो दोनों के शरीर में कोई अंतर नहीं है। उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, हमारे भी 2 पैर हैं, चेहरा, आंख, नाक, मुंह सब। सिर्फ अंतर कहाँ पे आ जाता है? लैंगिकता के ऊपर, यानी कि उनके पास कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे मेल, और लड़कियों के पास कैसे होंगे फीमेल, है ना। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप देखें तो जो लड़का और लड़की में एक जैसा है उसे हम क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन लड़के और लड़कियों में जो अलग अलग कर दे उनको, जो उनकी सेक्सुअलिटी को डिटरमाइन करे, उनको क्या कहा जाता है? लैंगिक गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। अब आप सभी को यह बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। लेकिन 46 में से जो 44 होते हैं वह कैसे होते हैं? समजात, यानी कि होमोलोगस होते हैं। और 46 में से जो 2 होते हैं वह कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम को यहां पर बताते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहां पर हम बात करें कि अगर XY होगा तब क्या हो जाएगा? मेल, यानी कि नर शरीर हो जाएगा। और अगर XX हो गया तब क्या हो जाएगा? फीमेल शरीर हो जाएगा, यानी स्त्री शरीर यहां पर हो जाएगा, है ना। क्लियर है? तो 44 + 2 कितने हो गए? 46 यहां पर हो गए ना बच्चों? आई बात समझ यहां पर? तो बेसिकली अगर आप यहां पर देखो तो आपने क्या देखा कि जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका मतलब लड़के और लड़कियों में एक जैसा, स्त्री और पुरुषों में एक जैसा गुणसूत्र। और ये इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 44 होती है। बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या नंबर होता है? 44 होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई लैंगिक गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। पुरुषों की अगर हम बात करें तो XY, और स्त्रियों की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको XX दिखाई देता है। आई बात समझ यहां तक? क्लियर है? चलो क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर आप और ध्यान से देखो तो यहां पर कुछ और भी लिखा है, जैसे कि 2N, और यहां पर क्या लिखा है? N। देखो ध्यान से देखो, यहां पर, यहां की अगर आप यहां पर बात करो तो यहां पर लिखा हुआ है N और यहां पे लिखा हुआ है 2N। दोनों का क्या यहां पर मतलब है? अब इस चीज को हम यहां पर पढ़ेंगे। जहां पर भी लिखा हुआ होता है 2N, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड।
और इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हैप्लॉइड। हिंदी में इसे हम कहते हैं द्विगुणित। अरे द्विगुणित, ओके बच्चों। और इसे क्या कहा जाता है, एक गुणित। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि यहां पर जो आपको क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलेंगे वो जोड़ी में रहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपके हाथ से एक सेल निकाली और वहां के गुणसूत्रों को अगर मैं देखूं तो वो जोड़ी में रहेंगे, और इसीलिए उनको क्या कहा जा रहा है, 2n कहा जा रहा है, डिप्लॉइड, द्विगुणित उनको यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन अगर मैं स्पर्म के बारे में बात करूं या फिर मैं ओवम एग के बारे में बात करूं तो वहां पे कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, याद करो, बताया था मैंने 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो अगर आप नॉर्मली यहां पर देखें तो n का मतलब क्या हो गया कि जो स्पर्म है, जो ओवम है, उसमें कितने गुणसूत्र हैं, सिर्फ 23 है। जबकि अगर आपके हाथ, पैर, नाक, मुंह, वहां के गुणसूत्रों की मैं बात करूं तो जोड़ी में होते हैं, और वह कितने होते हैं, 46। कितने होंगे, 46, यानी कि जो 23 है उसके दुगुने हैं। और इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, जबकि सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। आई बात समझ, क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां पर अगर मैं नॉर्मली देखूं तो मैं इस तरीके से यहां पे लिख सकती हूं कि अगर कोई भी एक मेल है, कोई भी एक नर शरीर अगर है, तो नर शरीर का जो गुणसूत्र है वो है 44 प्लस XY इज इक्वल टू 46। और कोई भी अगर यहां पर फीमेल है, यानी कोई भी अगर यहां पर स्त्री शरीर है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 44 प्लस XX इज इक्वल टू 46, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो बच्चों इस चीज को यहां पर देखो कि भाई 44 मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो समजात गुणसूत्र हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में एक जैसे हैं। अंतर किस चीज का है यहाँ पर, अंतर है यहाँ पर XY का, कि अगर XY है तो मेल यानी कि पुरुष है, और XX है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्त्री शरीर यहाँ पर है। तो ये जो है ये फॉर्मूला आपका स्त्रियों के लिए हो गया, ये वाला जो फॉर्मूला है वह आपके पुरुषों के लिए हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन गुणसूत्र की संख्या में कोई अंतर पड़ जाए, तब कोई ना कोई रोग यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ आ गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। अगर इनकी संख्या में कुछ अंतर मिले तब कैसे कैसे रोग यहां पर हो सकते हैं, ओके। सबसे पहले एक पहले नंबर पर एक रोग के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, और ये जो रोग है इसको हम कहते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। ये जो एक रोग है इसे हम सभी क्या कहते हैं, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। अब ये जो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम है इसके बारे में हम समझते हैं। बेटा कॉपी किताब एक साइड रख दो, जो मैं समझा रही हूं ध्यान से देखो, सारा सब कुछ आप लोगों को आपके पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, जैसा आप पीडीएफ बोलोगे वैसा मिल जाता है आपको, डोंट वरी। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो पहले नंबर पर क्वेश्चन बनेगा वह ये कि क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम किस तरह का विकार है, किस तरह का डिजीज है, किस तरह की बीमारी है। तो आंसर करना कि यह एक इस तरह की बीमारी है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी गुणसूत्र विकार है। गुणसूत्र का मतलब कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, उनकी संख्या में कुछ दिक्कत यहां पर हो रही है ना। और दूसरे नंबर पर यह जो रोग है यह किसको में देखने के लिए मिलता है, मेल बॉडी, हमेशा यह पुरुषों में ही देखा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देती हूं कि जैसे कि एक शब्द यहां पर सिंड्रोम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कई बार हो सकता है कि यह पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम।
सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? तो बच्चों आपको यह लिखना है कि ग्रुप ऑफ डिजीज। तो अब इसे लिख लो आप, ग्रुप ऑफ डिजीजेस। और हिंदी में अगर हम बात करें तो जो रोगों का समूह, रोगों का समूह, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सिंड्रोम का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, रोगों का समूह, ठीक है। जैसे अगर आप एड्स के बारे में बात करते हो जो कि वायरस की वजह से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का क्या मतलब है? मतलब कोई एक रोग नहीं है, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से और भी अन्य रोग हो सकते हैं आपके शरीर को। तो सिंड्रोम का जो वास्तविक मतलब है वह क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज, रोगों का समूह, ठीक है बच्चों, आई बात समझ यहां पर? ओके। तो जब हम इस रोग के बारे में बात करते हैं तो यह एक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये खास तौर से पुरुषों में होता है। हमेशा ध्यान रखना, स्त्रियों में नहीं होगा, लड़कियों में, महिलाओं में नहीं होगा, हमेशा यह रोग एक पुरुषों में होता है। जन्मजात रोग है, इसको ठीक नहीं कर सकते आप, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इसको ठीक नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर यहां पर हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। अब जैसे कि आप सभी को मैंने यहां पर बताया कि भाई ये तो पुरुषों में होता है, पर होता क्या है उस चीज को समझते हैं। होगा क्या इस कंडीशन में? यह होगा कि इस कंडीशन में यह होगा कि 44 क्रोमोसोम तो भाई वैसे ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं हुई। 44 जो क्रोमोसोम है वो ऐसे ही रहे, एक्स वाई भी ऐसे ही रहा, पर हुआ क्या कि यहां पर एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। ऐसे जो लड़के हैं उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम यहां पर आ गया और उसकी वजह से जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 से बढ़कर के कितनी हो गई? 47 यहां पर हो गई। अब कुछ बच्चे होंगे कि कहेंगे कि मैम ये कैसे हो गया? तो बेटा जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसी टाइम पर कुछ इस तरह का यहां पर क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाती है कुछ, और तब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, जिसकी वजह से 46 की जगह जो क्रोमोसोम की संख्या है वह कितनी हो गई? 47 हो गई। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई, और दूसरी दिक्कत क्या कि एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो मांसपेशियां होंगी लड़कों की उनमें भारी कमी यहां पर रह जाएगी। ऐसे जो लड़के होंगे उनकी मसल्स उतनी अच्छे नहीं बन पाएंगी, ठीक है। देखो पतला होना अलग चीज होती है, पर बिल्कुल भी मसल्स नहीं बनना अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं। चेहरे और बाल में शरीर में बहुत कम बाल हैं, नहीं है। अब कुछ जो लड़के होते हैं उनके नेचुरली नहीं होते, तो ये मत सोचना कि इनमें से कोई एक लक्षण अगर आपके शरीर में दिख रहा है तो आपको भी ये रोग है, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी तरह के ऑलमोस्ट 4-5 जो लक्षण है वो सभी दिखाई देंगे तब है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे? चौड़े नितंब, यानी कि जो हिप्स वाला एरिया होगा, जो कुल्हे वाला एरिया होगा, वो भी कैसा होगा? काफी लड़कियों के समान वह दिखाई देगा। बड़े हुए स्तन यानी कि इनलार्ज ब्रेस्ट दिखाई देंगे। और जो बेली फैट होती है बेटा, बेली फैट होती है जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है, वहां पे चर्बी यानी कि फैट का बढ़ जाना, जो कि स्पेशली लड़कियों में होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर कुछ लोगों के नेचुरली बचपन से ही होता है, तो वो नेचुरल है ना। अब आज के टाइम पे तो हर किसी को बहुत ही स्लिम ट्रिम पेट चाहिए, है ना। तो ठीक है, उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट कंट्रोल करिए, इट्स ओके अगर आप हेल्दी रूटीन फॉलो करते हो। पर अगर थोड़ा बहुत है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज नेचुरल, इट्स ओके फॉर गर्ल्स और फॉर फीमेल बॉडी, राइट। लेकिन पुरुषों में अगर यह चीज हो रही है, एक होता है पेट बढ़ना खा खा के, वो चीज नहीं, नीचे नाभि के नीचे की तरफ से अलग तरीके से पेट की चर्बी बढ़ रही है और ये सारे लक्षण उनमें दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बड़े हुए ब्रेस्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है। क्या आ गया है? एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, और इस वजह से यह दिक्कत यहां पर हो रही है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको ध्यान में यहां पर रखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम क्या ये किन्नर होंगे? नहीं बेटा, उसके लिए कुछ और चीजें अलग होती हैं, ठीक है, वो और चीजें अलग होती है। अच्छा, अब ना मैंने अभी कमेंट देखा क्लास के पहले, एक दो बच्चे हैं जो लाइव क्लास नहीं देखते और उनके कमेंट आए रखे थे अलग अलग प्रोस्पेक्ट से। एक बच्चे ने लिख रखा था उसमें कि मैम कोई लोग प्रेग्नेंट हो जाता है, उसके बाद अगर सेक्स करते हैं तो वो स्पर्म कहाँ जाता है। तो बेटा देखो, पहली चीज ये है कि यहाँ पर आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, राइट।
एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं इसलिए ले लेती हूँ ताकि आप उससे जुड़ाव महसूस कर सकें, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी की सेक्सुअल लाइफ में कि हर एक जवाब दूं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज, एक लड़के ने लिखा था कि मैम आप डिटेल में नहीं बता रहे हो। बेटा जितना डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ ना, आप यूट्यूब उठा लो या किसी भी एप्लीकेशन को उठा लो, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, खास तौर से एसएससी बैच के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जब कमेंट आते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। और ये भी चीज मुझे पता है कि देखो बेटा, हर चीज करने की, पढ़ने की एक लिमिटेशंस होती है, एक मर्यादा होती है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं, क्यूरियोसिटी इज डिफरेंट थिंग। अगर आपको इस चीज को जानने में इच्छा है तो आप पढ़ो, इसके बारे में जानकारी रखो, अच्छी चीज है, पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, क्वेश्चन राइज करना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, एंड मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ इस चीज की। लेकिन एक मर्यादा जो लाइन होती है उसका हमेशा आपको ख्याल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप अगर जानना चाहते हैं, गूगल, यूट्यूब सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल लेवल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, नॉट दिस टाइप, सेक्सुअल जो भी आप मतलब इंटीमेसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके लिए आप सभी अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो। बिकॉज मैं इतनी दूर हूं, मैं आपको सही गाइड नहीं कर सकती एंड मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ इस चीज के लिए, राइट। तो बच्चों हमेशा इस चीज का ध्यान में रखो। और मेरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि बेटा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जिससे आप अपने इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। पढ़ने के लिए तो फिर अगर आप ये स्लाइड देख रहे हो ना बच्चों, इसको ही रिसर्च करने में लोगों को 40-40, 50-50 साल लगते हैं। आपके पास उतना समय है, खाली बैठे हो, मैं तो नहीं बैठी, क्योंकि मेरा ये एम है ही नहीं, ठीक है। मेरे लाइफ में अलग गोल्स है। तो आपकी लाइफ में फिलहाल जो गोल है वो ये है कि आपको आपके एग्जाम क्लियर करना है, तो आप उस प्रोस्पेक्ट से पढ़िए, ठीक है। नहीं तो आप फिर एक ही चीज को लेके बैठे रहोगे। और कभी भी इतने क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर से क्यों नहीं आए आपके, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखो बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन पूछना कोई गलत चीज नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एस प्रकाश नाम का एक लड़का है, उसके क्वेश्चंस में देख रही थी, इससे पहले कभी भी उसके कमेंट नहीं आए, और जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसके कमेंट सडनली आने लगे। चलो, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन पूछना है, दैट्स गुड, आप रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं हूँ। लेकिन हमेशा इस चीज को ध्यान रखो कि कोर्स के रिगार्डिंगली बात करो आप, नहीं तो ऐसे तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि इधर उधर की चीजें हम पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स बढ़ जाता है और जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो भी बढ़ जाती है, 46 से 47 हो जाती है। ये जो रोग है खास तौर से पुरुषों में होता है, जहां पर आप क्या देखेंगे, इनकी बॉडी में सबसे ज्यादा चेंज जो होता है वो इनके ब्रेस्ट वाला हिस्सा, ठीक है, जबकि लड़कों में चेस्ट वाला हिस्सा बोला जाता है, वक्ष, सीना। लेकिन ब्रेस्ट वाला हिस्सा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बढ़े हुए स्तन देखने के लिए मिलेंगे, और इनका जो पेट का निचला हिस्सा होता है वो भी लड़कियों की तरह, और कुल्हे की अगर हम बात करें, हिप्स की अगर हम बात करें, तो वो भी कुछ उस तरीके से दिखाई देगा। और इस तरह के जो लड़के होते हैं इन्हें क्या माना जाता है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम से का शिकार माना जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर एक दूसरे रोग के बारे में बात करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का जब भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, टर्नर सिंड्रोम के ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। अब जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, तो वह किस में हो रहा है, पुरुषों में हो रहा है। उसी तरीके से जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में यानी स्त्रियों में ही यह रोग आपको देखने के लिए मिलता है। अब जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही यहाँ पे बताया कि अगर हम 44 प्लस XX इज इक्वल टू 46 देखते हैं, तो ये स्त्रियों का एक क्रोमोसोम का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर हम यह देखें कि हमारे पास एक ऐसी लड़की है
जो 44 प्लस एक्स इज इक्वल टू 46 यानी 45, यानी यहाँ पे 2x होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही x है और इसको लगा लो आप 0, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, चलो ऐसे लगा लो, ठीक। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि पहली चीज तो गुणसूत्र की संख्या घट करके 46 से 45 हो गई, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 2x क्रोमोसोम होने चाहिए थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही x गुणसूत्र है, ठीक है। और इस तरह का रोग अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसका यह मतलब है कि वो जो लड़की होगी वो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यह कैसा रोग है जिसमें एक महिला केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा हो रही है, और जो क्रोमोसोम की संख्या है वह क्या हो गई, 46 से 45 हो गई इन लड़कियों में, और इसे हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आया कि टर्नर सिंड्रोम। अब इसके लक्षणों को देखते हैं, इसके लक्षण क्या है। सबसे पहला जो लक्षण है, ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहला लक्षण है कि इन फीमेल्स विद द लिमिटेड सेकेंडरी कैरेक्टर्स, यानी सीमित द्वितीय शारीरिक वृद्धि वाली महिलाएं। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो द्वितीयक शारीरिक वृद्धि है यानी कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, इनका क्या मतलब है। तो बच्चों, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे मेरे पास दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनमें लड़का और लड़की में आप अंतर नहीं कर सकते जब तक कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको कैसे भी कपड़े पहना दो, पहन लेते हैं, बड़े खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, जैसे ही किशोरावस्था आती है, शरीर में चेंज आता है। लड़कियों के शरीर में बहुत जल्दी चेंज आता है, ठीक है, कि अगर आप ब्रेस्ट इनलार्जमेंट देख सकते हो, स्तन का बढ़ना देख सकते हो, हाइट एकदम से बढ़ती है, लड़कों की जो आवाज होती है वो बैठी हुई हो जाती है, दाढ़ी मुच्छी बनती है, मसल्स गेन करने लगते हैं, है ना। अगर बहुत लंबी हाइट हो रही है तो थोड़े दुबले पतले भी रहते हैं, पर आगे जाकर के मसल्स उनकी बनती है नॉर्मली। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक शारीरिक वृद्धि कहते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहते हैं, राइट। लेकिन जब हम इन लड़कियों के बारे में बात करते हैं जिनको टर्नर सिंड्रोम है, उनमें आप क्या देखोगे कि जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जो तृतीयक लक्षण है, वो दिख ही नहीं रहा। ये बच्चों जैसे ही दिख रही हैं, इनकी लंबाई उतनी नहीं बढ़ रही है ना, इनके शरीर में कोई विकास नहीं हो रहा है, और ये भी माना जाता है कि ये आगे जाकर के बच्चे भी नहीं पैदा कर पाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी लक्षण जैसे पीरियड्स वगैरह की अगर हम बात कर रहे हैं तो शायद हो भी नहीं पा रहे, एग मैच्योर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह की अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो लड़कियां होती हैं यह कैसी होती हैं, स्टेराइल होती है, यानी आगे माता यह नहीं बन सकती है। अब यहां पर एक शब्द लिखा है बांझ। आप लोगों ने यह शब्द बहुत सुना होगा। अगर किसी लड़की को गाली देनी है, अगर किसी लड़की की संतान नहीं हो रही है, तो इस तरह के शब्द का बहुत यूज किया जाता है। पर बेटा, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, आज के बाद कभी भी किसी लड़की के लिए या ऐसी किसी महिला के लिए जिसका बेबी नहीं हो पा रहा, ये शब्द का यूज मत करना, क्योंकि अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो इसके लिए केवल लड़की रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, लड़के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लड़कों में स्पर्म नहीं बन रहा, लड़कों में उतने अमाउंट में नहीं बन रहा, एक्टिव नहीं बन रहा, या फिर इजैक्यूलेशन यानी कि सही तरीके से स्पर्म सीमन से बाहर नहीं निकल रहा, सीमन सही तरीके से नहीं बन रहा, या फिर कुछ और दिक्कतें हैं, तो भी कई बार बेबी नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप बिना किसी का रीजन जाने किसी भी महिला को ये नहीं कह सकते हो कि वो क्या है, बांझ है, राइट। लोग गाली की तरह इसका उपयोग करते हैं, तो ये चीज गलत है बच्चों। आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे इस तरह से गाली करें, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि स्टेराइल का मतलब होता है बेबी नहीं हो पाना। कई बार ऐसा होता है कि जो लड़की होती है सब कुछ ठीक है, एग बन रहा है प्रॉपर, ओवम बन रहा है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन उसका जो यूट्रस है, उसका जो गर्भाशय है, उसमें दिक्कत है, बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा, बेबी अंदर भ्रूण के लेवल में ही मर गया, तो भी तो बेबी नहीं हो पा रहा ना। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो सकती है, पीसीओडी की समस्या हो सकती है, थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, आरएच फैक्टर का, ब्लड ग्रुप का इश्यू हो सकता है, बहुत सारा इश्यू हो सकता है। तो हम बिना किसी को सोचे समझे कभी भी ये चीज नहीं बोलेंगे किसी भी महिला को, ठीक है, ये प्रॉमिस करो तुम लोग मुझसे, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत देखी है। मेरे पड़ोस में एक दीदी थी, उनके साथ इस तरह की दिक्कत हो गई, तो उनके घर वाले क्या कर रहे थे, उनके मतलब अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की सोच रहे थे, सिर्फ इस एक रीजन से।
मेरे को जब पता चला मैंने एक ही चीज कही कि भाई दीदी के ही क्यों इस तरीके से हम टेस्ट करा रहे हैं, हम भैया के भी तो टेस्ट करा के देख सकते हैं। और दिक्कत किसमें थी? भैया में दिक्कत थी। लेकिन रोज दीदी को पता नहीं सबके सामने, पूरे समाज के सामने क्या क्या नहीं कहा जाता था। और उसी टाइम से मैंने निर्णय लिया था कि अगर मैं कभी भी ऐसा कपल देखूं ना, मैंने तो दीदी को बस एक ही चीज कही थी कि दुनिया में इतने बहुत बेसहारा बच्चे हैं, ठीक है, अनाथालय में बच्चे हैं जिनको माता पिता की जरूरत है, तो वहां से भी तो हम बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं ना, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबी एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो बच्चा पहले से इस दुनिया में है उसको माता पिता का प्यार दे, राइट बच्चों। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। शायद मैं थोड़ी इमोशनल हो गई इस चीज को लेके, पर हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना बेटा कि कभी भी ना जब हम किसी को बोलते हैं तो हमें तो रीजन नहीं पता ना कि किसी की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये सब चीजें उसको बोलने लग जाते हैं, तो हमें नहीं बोलना है, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चों? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जब हम इस तरह के बच्चियों को देखते हैं तो ये जो समस्या होती है टर्नर सिंड्रोम की, यह कैसी होती है? तो आपको आंसर करना है कि यह जो समस्या होती है जन्मजात होती है। और इस समस्या में हम क्या देखेंगे कि इनमें शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती। खास तौर से ये जो महिलाएं होती हैं ये आगे बेबी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, ये बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है वो है वेब्ड नेक, ठीक है। इसका जो सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है कि इनकी जो गर्दन होती है वह कैसे होती है? झिल्लीदार होती है, वेब्ड नेक यहां पर होती है, राइट। अब वेब्ड नेक का क्या मतलब है बच्चों? इस बच्ची को जरा ध्यान से देखो, आप क्या देखोगे यहाँ पर कि इसका जो फेस है वो कुछ इस तरीके से है, और इसका जो गला है ना वो दिखाई नहीं दे रहा, गला बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो एक ऐसा गला जो दिख नहीं रहा, ऐसा लगता है कि जो धड़ है वो बिल्कुल सिर में इस तरीके से अटका हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखो जैसे इस तरीके से धड़ और ऐसे यहाँ पर इसका मुंह, राइट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम इस सिंड्रोम में ओवरी नहीं होते या यूट्रस नहीं होते। बेटा मैंने आपको कई बार बताया यूट्रस अलग एक ऑर्गन है और ओवरी बिल्कुल अलग ऑर्गन है। ऐसी बच्चियों में दोनों चीजें होंगी पर इनका विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसका ये मतलब थोड़ी कि एलियन जैसे दिख रही हैं, नहीं, बच्चियों जैसी ही दिखती हैं, ये हाइट काफी छोटी रह जाती है, बच्चों जैसी ही दिखती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इनका जो कद होता है काफी छोटा होता है, हाथ पैर हमेशा फूले हुए दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला, टर्नर सिंड्रोम से कौन पीड़ित होता है? फीमेल बॉडी, स्त्री शरीर। दूसरे नंबर पर इसमें होता क्या है कि गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो घट करके 45 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। 46 होनी चाहिए थी, 45 हो जाती है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और इनकी जो गर्दन होती है वह कैसे होती है? झिल्लीदार, यानी वेब्ड नेक होती है, राइट बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आ गई है? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक नए रोग के बारे में, एक नए सिंड्रोम के बारे में, जो कि है यहाँ पर जोकब सिंड्रोम। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? जोकब सिंड्रोम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जोकब सिंड्रोम में होता क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जोकब सिंड्रोम में होता क्या है। तो 44 प्लस XY इज इक्वल टू 46, ये एक नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल नर शरीर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखें कि 44 प्लस XY और यहां पर एक और Y बढ़ गया और टोटल संख्या कितनी हो गई? 47। अब ऐसा कोई एक पुरुष जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, एक्स्ट्रा एक Y क्रोमोसोम आ गया, और जो Y क्रोमोसोम होता है वह किसको दिखाता है? मेलनेस को दिखाता है, पुरुषत्व को दिखाता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेल बॉडी होती है उसमें आप क्या देखोगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि टेस्टोस्टेरोन तो वैसे भी निकल रहा है। टेस्टोस्टेरोन आक्रामक शक्ति को बढ़ाता है, एग्रेसिव नेचर को बढ़ाता है, मेलनेस को बढ़ाता है। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वाई आ गया,
तो क्या होगा, जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, जरूरत से ज्यादा यहाँ पे इस तरह के हार्मोन निकलेंगे जो उसको और एग्रेसिव बनाएंगे, और आक्रामक यहाँ पर बनाएंगे। और इस वजह से ऐसे जो लड़के होते हैं वो काफी क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं, उनका दिमाग दिन भर क्राइम में लगा रहता है, ठीक है, कि वो किसी को मार दें, किसी को पीट दें, किसी का गला पकड़ के दबा दें, इस तरीके के यह लड़के होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप क्या देखोगे कि इस तरह का जो रोग होता है उसमें एक एक्स्ट्रा वाई बढ़ जाता है, 47 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरह के रोग को हम जोकेब सिंड्रोम या फिर सुपर मेल कहते हैं। अब सुपरमैन नहीं है, ठीक है, सुपरमैन होगा तो मजा ही आ जाता, लेकिन ये कैसे हो गए तो यह कैसे हो गए, तब आपको आंसर करना है। बच्चों आपस में बातें मत करो, आपस में बातें नहीं तो पिटाई होगी। अभी इधर उधर की बातें क्यों चल रही है, यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करते हैं उसको ध्यान दो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा कि इसको हम सुपर मेल भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, सुपर मेल, सुपरमैन नहीं, ठीक है, सुपरमैन होगा तो मजा आ जाता है ना कि इतने सारे लोग सुपरमैन हो गए, दुनिया बच जाती, इसे कहते हैं सुपर मेल, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाई इनके पास है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके लक्षण क्या क्या हैं। पहले चीज कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से काफी आक्रामक हो रहे हैं। सामान्य से लंबे कद होते हैं इनके, काफी लंबे से होते हैं, काफी लंबी हाइट इनकी होती है, पतले से एकदम लंबे से, ठीक है। इनका जो चेहरा होता है उसमें बहुत ज्यादा मुहासे होते हैं, यानी पिंपल्स होते हैं। और साथ में आप क्या देखेंगे कि यह कोई भी नई चीज नहीं सीख पाते, इनको कोई भी नई चीज सीखने में काफी समय यहाँ पर लगता है। अब आप कहोगे मैम ये तो सारे लक्षण हमारे जैसे लग रहे हैं, मैं भी लंबा हूं, ठीक है, मेरे भी चेहरे पे मुहासे आते हैं, तो क्या मेरे को भी ये है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ लक्षण मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी नहीं मिल सकते, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं वह क्रिमिनल माइंड के यहाँ पर होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके, डन, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब इतना कुछ है तो कुछ चीजें इस तरह के लड़कियों में भी होती होंगी, हाँ बिल्कुल होती हैं। कैसे होती हैं उसको हम देखते हैं। 44 प्लस XX इज इक्वल टू 46, एक फीमेल का फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें एक ऐसी फीमेल जिसमें एक एक्स्ट्रा X आ गया और गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 47। अब देख लो ट्रिपल X हो गए भाई ये, है ना। अब और देखते हैं, कुछ और लड़कियों को देखें जिनमें 44 प्लस XX और 2 और X, बाप रे इतने ज्यादा, 48 हो गए, ठीक है। कुछ और लड़कियां इससे भी ज्यादा खतरनाक, 44 प्लस XX और साथ में XXX, और ये कितनी हो गई? 49। बस यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है। अब कुछ जो लड़कियां होती हैं उनमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह 46 से बढ़ के 47, 48 और 49 भी हो जाती है, जहां पर आप क्या देख रहे हो कि X मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, राइट बच्चों। तो इस तरह का जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है यह स्त्रियों में देखा जाता है, और इस तरह की जो लड़कियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सुपर फीमेल कहा जाता है, सुपर फीमेल, ठीक है। अब आप कहोगे मैम सुपर वुमेन, नहीं, सुपर वुमेन तो बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब वैसे भी वो मेरी फेवरेट है, एक्ट्रेस है। तो सुपर फीमेल का यहाँ पे ये मतलब हो गया जिनमें नंबर ऑफ एक्स हैं, राइट बच्चों, 47, 48, 49, ओके, लड़कियों में ये रोग हो रहा है। अब ये जो लड़कियां होती हैं यह कैसे होती हैं? लंबी होती हैं, पतली होती हैं, भाई वाह मजा आ गया, है ना। आजकल तो वैसे भी लड़कों को ऐसी लड़कियां बड़ी भारी हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है कि मेंटली रिटार्डेड होती हैं, मानसिक रूप से मंद होती हैं, मंद बुद्धि की होती हैं। अब आप कहोगे मैम अब तो और मजा आ गया नहीं नहीं बच्चों, यहाँ पर बात समझो
कि मंद बुद्धि से मतलब है कि एकदम डम्ब है, राइट। जैसे यहाँ पे पुरुषों की बात हो रही थी ना जब, तो ये क्या थे, सुपर मेल, और ये भी क्या थे, मानसिक रूप से पैदल, मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्रिमिनल बुद्धि के हैं, ठीक है। और यही क्या है, बिल्कुल डम्ब है, ठीक। अब कुछ कहेंगे मैम कि ये जो मिस वर्ड्स होती हैं वो भी तो ऐसी होती हैं, पर बेटा वो इंटेलिजेंट होती हैं, ठीक है, वो इंटेलिजेंट होती हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर ये ऑफर स्टेराइल, जो अक्सर बांझ होती है, मतलब बेबी पैदा नहीं कर सकती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मल्टीपल एक्स सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम सुपर फीमेल सिंड्रोम कहते हैं, वहां पर आप सभी क्या देखोगे कि 2 एक्स क्रोमोसोम के अलावा और भी एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आप क्या देखते हो कि ये कैसे होती हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त होती हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, और कैसे होती है, स्टेराइल, आगे बेबी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। आई बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक और अलग रोग के बारे में, ठीक है, एक और अलग रोग। अभी तक तो जो कुछ भी हम पढ़ रहे थे वो कैसा था, XY XY XY, इसी तरीके से हो रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी पहले नंबर से जो 44 जो गुणसूत्र हुए पहले नंबर से 44 तक के, उनमें भी तो कुछ दिक्कत हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी है कि लास्ट के जो XY है उनमें ही दिक्कत हो, है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ और भी रोग होते हैं, जिनमें सबसे फेमस है डाउन सिंड्रोम। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। आपने इस तरह के बच्चे बहुत देखे होंगे, आजकल इन पे चर्चा भी बहुत होती है, बातें भी बहुत होती है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक नए रोग के बारे में, जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं वह लाइन से लगे हुए हैं, जैसे एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, ऐसे लाइन से लगे हैं। और जब कभी भी हम 21वें नंबर के क्रोमोसोम के पास पहुंचते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि वो जो क्रोमोसोम है वो अपनी जैसी 3 प्रतिलिपि यहाँ पर बना रहा है, अपनी कॉपी बना लेता है, 3 प्रतिलिपि यहाँ पर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, 3 प्रतिलिपि यहाँ पर बना लेता है 21वें नंबर का क्रोमोसोम, और उस टाइम पर इस तरह की दिक्कत उस बच्चे को हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि भाई ये जो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है यह कब होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, जब उसकी ट्राइसोमी वो अपनी 3 प्रतिलिपि यहाँ पर बना लेता है, तब इस तरीके का रोग यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या। आपने ऐसा बच्चा देखा होगा, व्हील चेयर में बैठा हुआ है, रो रहा है, लार एक तरफ से निकल रही है। ऐसे बच्चों को सोचने समझने, कोई भी चीज नई चीज सीखने, बोलने और उनकी ग्रोथ होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही कि जो डाउन सिंड्रोम है वह क्यों होगा। आंसर सीधा 21वें नंबर की, यानी कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वह अपनी ट्राइसोमी कर लेता है, यानी 3 प्रतिलिपि बना लेता है, तब इस तरह के बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ यहाँ पर। ओके बच्चों, एक बार मैं कमेंट आप लोगों का देख लूं, सारे कमेंट भाग गए इधर उधर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहां पर बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। अब हम यहां पर किसके बारे में बात करेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, 5 मिनट बचे हैं अब। ठीक, अब बात होगी यहां पर एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, अब ये जो सिंड्रोम होता है वह कब होता है, आप देख सकते हो बड़ी गंदी हालत है इस बच्चे की। ये जो बच्चा है, ये अभी इसके बारे में बताती हूँ। एडवर्ड सिंड्रोम कब होता है, जब जैसे उसमें आपका था 21वें नंबर का क्रोमोसोम, यहां पर क्या होता है कि जब हम 18वें नंबर के क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, 18 नंबर के,
जब हम 18वें नंबर के क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, तो जब 18वें नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, यहां पर भी आप क्या देखोगे, इस तरीके से 3 प्रतिलिपि जब उसकी बन जाती है, तब वहां पर क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। इस बच्चे में आप देख सकते हो अतड़ियां अच्छे से नहीं बनी है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से नहीं बने हुए हैं, और ऐसा जो बेबी होता है वो ना ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाता है। पैदा होते टाइम ही इसकी कई बार डेथ हो जाती है। कई बार आप यह देखेंगे कि हाँ ये थोड़ा बड़ा तो हो जाता है, पर बहुत लंबे समय तक यह जिंदा नहीं रह पाता। तो क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना यहाँ पे बनता है कि बेटा जो डाउन सिंड्रोम है वो 21वें नंबर का क्रोमोसोम, और जो एडवर्ड सिंड्रोम है वो 18वें नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है। इसी तरीके से एक और रोग आपका आता है और वो है पटाऊ सिंड्रोम। अब बच्चे कहेंगे कि मैम आप हमें पटाना सिखा रहे हैं, दिमाग तो क्योंकि बहुत चलता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पटाऊ सिंड्रोम के बारे में। अब जो भी पटाऊ सिंड्रोम होता है उसमें आप सभी यहाँ पे देखना, क्लिफ्ट लिप्स, इस तरीके से कटा हुआ यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, ओठ यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो सिर्फ एक यही लक्षण नहीं होते, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसमें आप क्या देखोगे कि पॉलीडेक्टाइलिटी, यानी जैसे 4 उंगली 1 अंगूठा है, तो ऐसे बच्चों में 5 उंगली 6 उंगली 2 अंगूठा कुछ इस तरीके से, या एक दूसरे के ऊपर उंगलियां चढ़ी हुई, ऐसी भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ऋतिक रोशन के भी तो है मैम 2 अंगूठे, पर उसको ऐसा डिजीज नहीं है बेटा। बहुत सारे लक्षण होने चाहिए, बहुत ज्यादा सिम्टम्स होने चाहिए, तब हम उसको रोगी मानेंगे, नहीं तो वो कृष्ण बन के सच में तुम्हें उड़ा देगा। ठीक है, तो जब हम पटाऊ सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, तो जो पटाऊ सिंड्रोम होता है वह क्यों होता है, तो आंसर करना, वो तब होगा जब 13वें नंबर का क्रोमोसोम, 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, उसकी यहाँ पर 3 प्रतिलिपि बन जाती है, तब इस तरीके से बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, और इसे हम कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। आई बस समझ? तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बताया है यहाँ पर बच्चों, मैंने बताया कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वां नंबर, एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो 18वां नंबर, और जो यहाँ पर पटाऊ सिंड्रोम होता है वह 13 यानी कि 13 जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, तब ऐसा हो जाता है। ठीक है, एक और सिंड्रोम मैं आपको बताती हूँ, एक और सिंड्रोम आपका रह रहा है, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक और सिंड्रोम आपका रह रहा है और वो है यहाँ पर क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। ठीक है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम जो होता है यह कैसा रोग है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि कोई क्रोमोसोम बढ़ रहा है, कोई क्रोमोसोम घट रहा है, उसकी वजह से सारे रोग हो रहे थे, पर इस रोग में क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि जब हम यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं तो मैं क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, ये जो 2 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम शॉर्ट आर्म यानी कि छोटी भुजा कहते हैं। ये जो आपको दिखाई देते हैं इसको हम बड़ी भुजा कहते हैं, यानी कि लॉन्ग आर्म कहते हैं। तो जब आप 5वें नंबर के क्रोमोसोम के पास पहुंचेंगे, 5th क्रोमोसोम, और वहां पर आपने क्या देखा कि जो 5th क्रोमोसोम है हमारा वो कैसा दिखाई दे रहा है, इस तरीके का दिखाई दे रहा है, यानी कि जो यहाँ पर इस तरीके से भुजा होनी चाहिए थी वो कैसी हो गई है, गायब हो गई है। तो जब कोई हमारे 5वें नंबर के गुणसूत्र के बारे में बात हो और 5वें नंबर के गुणसूत्र में जो छोटी भुजा है एक, वो गायब हो, अब ये कैसे हो रहा है भाई, निषेचन के टाइम पे कुछ भी हो सकता है ना, रिकॉम्बिनेशन होता है डीएनए का, क्रोमोसोम इधर से उधर जाते हैं, भागते हैं, अपना काम करते हैं, और उस टाइम पे मान लो कि जो 5वें नंबर का क्रोमोसोम है उसकी जो छोटी भुजा है उसमें आप क्या देखिए, उसका डिलीशन हो गया, वो गायब यहाँ पर हो गया, खत्म हो गया, दिख ही नहीं रहा। तो उस टाइम पर एक रोग होता है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम।
और ये कैसा रोग है? बड़ा ही खतरनाक रोग है। कैसा रोग है कि यहाँ पे अगर आप बच्चे के चेहरे को देखो तो बिल्कुल मून शेप होता है। मून शेप मतलब एकदम चांद की आकृति का। अब आप कहोगे कि मैम बच्चे तो वैसे भी चांद जैसे चेहरे वाले होते हैं, प्यारे से। हाँ होते हैं, लेकिन इनका सिर थोड़ा अलग ही होता है, चपटा सा कुछ दिखाई दे रहा है। आंखें इनकी कैसी होती है? वाइड, यानी किनारे की तरफ इनकी आंखें होती है। जैसे हमारी यहाँ पे है ना, इनकी आंखें थोड़ी सी इधर की तरफ होंगी, राइट बच्चों। और ये आपने बच्चों का रोना सुना होगा सभी ने, है ना। बच्चे जब रोते हैं तो ठीक है, रो रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम परेशान हो जाते हैं कि भाई कितना रो रहे हैं बच्चे। लेकिन एक ऐसा बच्चा रो रहा हो जो बिल्कुल छोटे बिल्ली के बच्चे की जैसे, किटन की तरह आवाज निकाल रहा हो, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किटन लाइक क्राई। किटन लाइक क्राई यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे जैसी आवाज निकाल के ये रोते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। अब इनका रोना देख के आपको ऐसा लगेगा कि बिल्ली का बच्चा रो रहा है, पर बिल्ली का बच्चा नहीं रो रहा, ये बच्चा ही रो रहा है, ठीक है। और इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है, रोता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि क्राई डू चैट सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, गुणसूत्री विकार है। कब होता है? तो यह किसी को भी हो सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप क्या देखोगे कि जो 5th क्रोमोसोम है, जो 5वें नंबर का क्रोमोसोम है, उसमें आप क्या देखा कि जो शॉर्ट आर्म है वो क्या हो गया? उसका डिलीशन हो गया, वो गायब हो गया। और उस टाइम पे बच्चे को इस तरह की समस्या यहाँ पर हो रही है। और इसके जो सबसे बड़ा लक्षण है वह क्या है? क्राई डू चैट। क्राई मतलब रोना, है ना। किटन लाइक क्राई, बिल्ली के बच्चे जैसे आवाज कर करके रो रहा है, ठीक है। तो ये था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो भी मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगी। इसके अलावा मैं आप सभी को और पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। तो वो सभी पढ़ लेना आप लोग, ओके बच्चों। और फिर इसका मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं 5:30 बजे। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।